अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स के टेस्ट लिए थे। उसमें एक टेस्ट उसमें जो था वो जनरल क्वेश्चंस ऑफ मेडिकल आईसीयू फॉर बीएसएन स्टाफ्स एंड टेक्नीशियंस एंड आरएन्स, इनके हवाले से हमने कुछ टेस्ट लिए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में जो है स्टाफ को डाउट हो रहा था। उसको आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रैपिड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द सडन एपनिया। इंजेक्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसमें चॉइस आपके पास थी मिडाजोलैम, ओफोल, डाइज़िपैम, कैटामिन एंड नन ऑफ दैम। दीज आर ऑल तकरीबन सेडेटिव्स। इन सेडेटिव्स में सारे सेडेटिव्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है। मगर इसमें सबसे जो रैपिड एपनिया का जो साइड इफ़ेक्ट है वो पोफोल का है, जिसको प्रोपोफोल कहते हैं। तो प्रोपोफोल जब हम देते हैं तो देते ही पेशेंट सडन ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप करता है, हाइपोटेंसिव एंड सडन एपनिया, ब्रीथिंग जो है रुक जाती है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा रैपिड एक्शन होता है। इसीलिए जब हम पेशेंट को इंटूबेट भी करते हैं और प्रोपोफोल अगर हम चॉइस करते हैं सेडेशन के लिए, तो उसमें हम या तो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, या फिर हम अगर पेशेंट आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे ना हो और उसको इंटूबेट कर रहे हैं और प्रोपोफोल चॉइस हमने करनी है, तो उसमें फिर हम नॉर्मल सलाइन का बोलस जो है वो पहले से अटैच करते हैं कि अगर पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन होना शुरू हो, या पहले से ही आप बोलस शुरू कर दें और प्रोपोफोल दे दें, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ऑलरेडी जो है साइड इफ़ेक्ट जो है वो एपनिया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे ज़्यादा रैपिड जो एपनिया होता है वो प्रोपोफोल की वजह से होता है इन सारे इंजेक्शंस में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि द डॉक्टर एडवाइज टू गिव द पोटेशियम क्लोराइड पुश बाय द पेरिफेरल लाइन, चूज़ एनी वन करेक्ट ऑफ दैम। आंसर्स में क्या था, आईवी पुश करना है आपको, ये जहन में रखिएगा। डॉक्टर भी अगर आपको किसी वक्त कहते हैं आईवी पुश द पोटेशियम क्लोराइड 15 मिली इक्विवेलेंट, 20 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट एंड 13.5 मिली इक्विवेलेंट, तो आप इसमें से कोई भी ड्रग चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वेन्स को बर्न कर देता है। वी कैन नॉट पुश द पोटेशियम क्लोराइड डाइल्यूटेड और विदाउट डाइल्यूटेड बाय द पेरिफेरल लाइन और सेंट्रल लाइन, देयर इज़ नो एनी रिकमेंडेशन टू पुश। तो इस चीज़ को जहन में रखें। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि 45-year-old male patient receive in the ICU post angiography and angioplasty done LAD to DAS, blood pressure on the arrival time 180 by 75 millimercury and the heart rate is 40, 55, 60 around. So what is the best choice to reduce the blood pressure, यानी choose at an antihypertensive group, beta blocker, calcium channel blocker, nitrate, या any other. So we cannot give the beta blocker and calcium channel blocker because of the patient already have a heart rate 40, 50 and 60. the ये जो हार्ट इनका इफेक्ट जो है हार्ट रेट पे होता है, तो here is a best choice to reduce the blood pressure is नाइट्रेट इंजेक्शन, GTN, आइसोकेट, इसको हम चूज़ करेंगे जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि अगर पेशेंट पेन में है तो उसे पेन फ्री भी करें। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, अ मेल पेशेंट रिसीव इन द ICU post CPR of the 30 minute. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट फर्दर स्टेप टू डिक्लेयर द ब्रेन डेथ। तो ऑप्शंस हैं कि आपने ब्लड शुगर चेक करनी है, EEG करनी है, या हाइपोथर्मिया जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, या MRI कराना है। अब इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी कोई पोस्ट CPR पेशेंट होता है, पेशेंट का CPR होता है, तो हमारा फर्स्ट एक्शन जो होता है वो उसको अकॉर्डिंग टू ICU प्रोटोकॉल जो है सबसे पहले हाइपोथर्मिया प्रोटोकॉल उसको देना होता है। उसके बाद फिर हम जो है पेशेंट को ये देखते हैं कि उसकी ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट चूज़ करना है।
MRI या EEG की तरफ जाना है, ये फिर बाद की बातें हैं। मगर पोस्ट CPR पेशेंट्स में हमें पेशेंट को सबसे पहले हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट देना होता है। बट एट द पेशेंट हैव अ टेम्परेचर लेस देन 35, इसमें हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट में एक टारगेट होता है आपका कि टेम्परेचर आपने यहाँ तक रखना है। अगर उस टारगेट से कम है पेशेंट का टेम्परेचर तो फिर आपको वेट करना है, और उससे ज़्यादा है तो फिर आपको हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट उसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI हार्ट अटैक की कितनी टाइप्स हैं? यहाँ पे ऑप्शंस थे 2, 5, 8 एंड नन ऑफ दैम। तो द करेक्ट आंसर इज़ 5 टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट लुब्रिकेट टू डू DRE? पेशेंट की जब DRE करनी है तो व्हाट यू हैव अ चॉइस, डिफरेंट चॉइस, या ऑलवेज यू कैन चूज़ ओनली वन। तो बेस्ट जो DRE की चॉइस आपके पास है लुब्रिकेट यूज़ करने के लिए, वो सिलिकॉन बेस्ड जेल आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थिक वाटर बेस्ड जो है वो जेल आती हैं, या कोई इस तरह का लिक्विड हो थिक वाटर बेस्ड हो, उसको आप DRE के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि द पेशेंट हैव अ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लो गट मोटेलिटी, और अगर आप नॉर्मल लोग जैसे ज़ाइलोकिन यूज़ कर देते हैं, अगर आप एनल एरिया पे ज़ाइलोकिन लगाएंगे तो वो लोकल एनेस्थीसिया होता है, उसकी वजह से वो आपके जो एनल स्प्लिंटर्स हैं वो उनकी मूवमेंट और स्लो हो जाएगी। तो ऑलरेडी पेशेंट जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है और उसको आप ज़ाइलोकिन लगा देंगे तो इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। You will use always the silicone gel or the thick water based. But if the patient have a pain, anal fissure, anything ऐसी जो पेशेंट को पेन हो सकता है, उसकी गट मोटेलिटी का कोई मसला नहीं है, तो पेन फ्री करने के लिए जो है आपको जो एरिया सुन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी चॉइस जो है फिर ज़ाइलोकिन होगी। अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ ज़ाइलोकिन जेल। Next question, 48-year female patient received in the ICU with the diagnosis of the obstructive uropathy and DJ stenting done. After 2 days, patient developed the shortness of breath and X-ray is overloaded. The urine CS shows the E. coli in the urine CS. एंड यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज आफ्टर 2 days 20 ml/h is coming urine output, and TLC is 25.5. Patient is the vitally stable off inotropic support. So what is the reason to develop the worst situation in this scenario? The options, number 1 CKD induced cardiogenic shock, number 2 stent block, number 3 septic uropathy, number 4 due to the Lasix induced 160 mg पुश लैसिक्स। इनमें से कोई एक आंसर आपने चूज़ करना है। तो एक पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के साथ आया, उस पर उसको यूरिन नीचे पास नहीं हो रहा था और ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा था ड्यू टू एनी रीज़न। पेशेंट को डीजे स्टेंटिंग हुई, उसका यूरिन आना शुरू हो गया। 2 दिन बाद उसका स्टेंट जो है डिस्प्लेस हो गया या फिर स्टेंट ब्लॉक हो गया उसका, एनी रीज़न कि यूरिन नीचे पास नहीं हो, बहुत कम हो रहा है। तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड होना शुरू होगा, एक्सरे जो शो कर रहा है, और स्टेंट ब्लॉक होने की वजह से फ्लूइड रिटेन होगा और वो लंग्स में पानी भरेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और उसका यूरिन आउटपुट क्योंकि स्टेंट ब्लॉक हो गया है तो यूरेटर में यूरिन नीचे नहीं आएगा, तो उसका जो है यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा 20 ml/h। तो इसका आंसर होगा कि स्टेंट ब्लॉक है। इसका आंसर सेप्टिक यूरोपैथी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वाइटली स्टेबल है पेशेंट, क्वेश्चन में शो किया है, और वाइटली स्टेबल के अलावा पेशेंट ऑफ आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पर। तो सेप्टिक होने के लिए जो है वाइटल कोई ना कोई थोड़े बहुत अनस्टेबल होने चाहिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि 30-year-old फीमेल हैव अ डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA and electrolyte imbalance. She is on the HR infusion Himulin R 2 ml/h and our last RBS is the 160 mg per DL,
and the anion gap, current anion gap is 18. Which is the following next step? Stop HR infusion, continue dextrosaline and HR infusion, HR infusion increase करना है या taper off the HR infusion. So the correct answer is the patient have a increased anion gap, so we cannot stop the HR, and patient have a RBS 140, तो we will start the dextrosaline, डेक्सट्रोज देंगे और HR कंटिन्यू करेंगे जब तक गैप नेगेटिव नहीं हो जाता उसका, और उसको डेक्सट्रोज देंगे ताकि शुगर कम ना हो, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक ना हो, शुगर मेंटेन रहे और इंसुलिन भी जो है बॉडी में जाती रहे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई मेरी मिस्टेक भी आपको नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट में नोटिफाई करवा सकते हैं, और क्या क्वेश्चन के आंसरों से आप सेटिस्फाई हैं इसको भी आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।